कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक हवेली से कोई बाहर नहीं निकला था। तभी दो गाड़ी हवेली से बाहर निकली। एक में तपन था और दूसरी गाड़ी में उसके खास बॉडीगार्ड्स थे। तपन की गाड़ी का कपिल के कुछ आदमी पीछा करने लगे। एक एक पल की खबर कपिल, रंजीत, रणविजय और सागर रख रहे थे और अरिजीत को सबसे नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया गया था। तपन की गाड़ी निकलने के कुछ देर बाद एक और गाड़ी निकली जिसमें कई आदमी थे और वो लोग उल्टियां कर रहे थे। वो गाड़ी पास के हॉस्पिटल की तरफ चली गई। अरिजीत उस हॉस्पिटल में पहले से ही मौजूद था। उस हॉस्पिटल के डीन से जयंत जी की बात हो चुकी थी और जो भी गुंडे तपन की हवेली से इलाज कराने आएंगे उनका इलाज सिर्फ अरिजीत ही करेगा। ये बात उन्होंने डीन से कर ली थी और उन्होंने भी पूरा सहयोग करने का वादा किया था। अरिजीत का काम था कि उन गुंडों को बिस्तर पर ही पड़े रहने देना है ताकि वो सब अपना काम आराम से कर सके। तपन के 10-12 गुंडे हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अब हवेली में बस 10-12 गुंडे ही और थे क्योंकि कुछ गुंडे तपन के साथ चले गए थे। इधर रमन जी मीरा के साथ गुरुजी से मिलने मंदिर चले गए थे। ये मंदिर शहर से थोड़ी दूर एक देवी माँ का मंदिर था जो कि जंगल में था और मंदिर के पास ही गुरुजी एक कुटिया में रहते थे। रमन जी मीरा के साथ गुरुजी से मिलने के लिए मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में जाकर पता चला कि गुरुजी यहाँ नहीं हैं, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। तो मीरा और रमन जी मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। इधर अरिजीत ने अपनी प्लानिंग के अनुसार हॉस्पिटल में पहुंचे तपन के गुंडों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसे अपनी प्लानिंग के अनुसार तपन के गुंडों को बिस्तर से नहीं उठने देना था। वो अपना काम कर रहा था। उसे एक काम और सौंपा गया था जो कि उसने पूरा कर दिया। इधर तपन को किसी ने फोन पर बताया कि रमन जी अपनी बेटी के साथ गुरुजी से मंदिर मिलने गए हैं, तो वो भी मंदिर की ओर चला गया। दरअसल तपन को रमन जी और मीरा के पीछे मंदिर भेजने का प्लान सारे लड़कों का था। हुआ ये था कि सब लड़कों ने मिलकर तपन को घेरने का प्लान बनाया और उन्हें अरिजीत के जरिए तपन के आदमी को रमन जी के मंदिर में होने की सूचना भिजवा दी। हॉस्पिटल में तपन के आदमियों को एडमिट कराने वाला गुंडा वही था, तो तपन ने अपना मोबाइल निकाला और तेज आवाज में बोला, रमन अंकल, आप मीरा को लेकर गुरुजी से मिलने मंदिर पहुंच गए क्या? अरे नहीं, तपन अंकल को क्या पता चलेगा कि आप मीरा को अपने साथ लेकर यहाँ आ गए हैं? कौन बताएगा उन्हें? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस गुरुजी से मिलिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। रमन जी मीरा और तपन का नाम सुनकर तपन के गुंडे के कान खड़े हो गए और वहां से उठकर बाहर चला गया और तपन को फोन करके बता दिया कि रमन जी मीरा को लेकर गुरुजी से मिलने मंदिर पहुंच चुके हैं। तपन को जब यह खबर मिली तो उसने बिना समय गवाए अपनी गाड़ी मंदिर की ओर घुमा ली और अपने कुछ और आदमियों को मंदिर आने का बोल दिया। जहां इस समय तपन था उससे मंदिर थोड़ी दूर था और हवेली से थोड़ा कम दूर था, तो तपन के गुंडे भी तपन के साथ साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर तपन अपनी गाड़ी से उतरकर सीढ़ियों से मंदिर के आंगन में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि रमन एक लड़की के साथ चबूतरे पर बैठा है, तो तपन उनके करीब गया और बोला, प्रणाम भाई साहब। रमन जी और मीरा का ध्यान मंदिर की ओर था। उन दोनों ने जब पलटकर देखा तो वो तपन था। तपन को देखकर रमन जी घबरा गए। तपन व्यंग हंसी हंसकर बोला, आखिर आप आ ही गए भाई साहब, आप अभी तक जिंदा हैं। मुझे तो लगा था कि आप कब के इस दुनिया को अलविदा कहकर भगवान के घर पहुंच गए होंगे, लेकिन आप तो अपनी बीवी की तरह बहुत ढीठ हैं। उस पर मैंने बहुत जुल्म किए पर वो अभी तक नहीं मरी। आपकी तो आंखें तरस रही होंगी अपनी पत्नी को देखने के लिए। खैर कोई बात नहीं, अब आप दोनों साथ साथ ऊपर जाना। और ये कौन है? ओह, ये मीरा है, मेरी प्यारी भतीजी। आखिर ये मिल ही गई आपको। ओहो, मैंने कुछ गलत कह दिया, एक सेकंड, मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। मैंने कहा आप दोनों साथ जाएंगे ऊपर। ना ना, आप दोनों नहीं, आप तीनों साथ जाएंगे ऊपर। तपन की बात सुनकर मीरा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। मीरा गुस्से में बोली, खबरदार, मेरे पिता को डराने धमकाने की कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तपन व्यंग हंसी हंसकर बोला, ओहो, मेरी प्यारी भतीजी को गुस्सा भी आता है। मीरा उसे घूरकर बोली, आप मेरे कुछ नहीं हैं तो रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिए। मेरी माँ पर किए जुल्म का हिसाब तो आपको देना ही होगा। तपन मीरा को घूरकर बोला,
अभी मुझे तेरी जरूरत है, वरना तुम दोनों बाप बेटी को यहीं मारकर गाड़ देता। फिर वो अपने आदमियों से बोला, इन दोनों बाप बेटी को पकड़कर हवेली ले चलो और इनको भी उस नंदिनी के साथ कैद कर दो। काम होने के बाद तीनों को ठिकाने लगा देना। ये सुनकर मीरा ने रमन जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही तपन के आदमी मीरा और रमन जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी आसपास छिपे हुए रंजीत और सागर कपिल के आदमियों के साथ बाहर निकल आए और तपन के आदमियों पर टूट पड़े। मीरा रमन जी का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर भागी। इस अचानक के हमले से तपन भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गए और ये सब कौन है। पर जब उसने मीरा और रमन जी को मंदिर की ओर भागते देखा तो वो भी उनके पीछे भागा। इधर रंजीत और सागर तपन के आदमियों की जबरदस्त धुलाई कर रहे थे। कपिल के आदमी भी उनका साथ दे रहे थे। इधर रंजीत ने भी मीरा को मंदिर की ओर भागते देख लिया था। वो भी मंदिर की ओर आना चाह रहा था, पर तपन का कोई ना कोई आदमी उसका रास्ता रोक रहा था। वो उनको मारकर आगे बढ़ रहा था। अब मीरा और रमन जी सीढ़ियां चढ़कर देवी माँ की मूर्ति तक पहुंच गए थे कि तभी पीछे से तपन ने रमन जी पर हमला कर दिया। वो उन्हें मारने लगा। उसने रमन जी का सिर दीवार पर मार दिया, जिससे उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गए। बरसों से बिछड़े अपने पिता को ऐसे गिरा देखकर मीरा क्रोध से भर गई। उस पर जैसे देवी माँ सवार हो गई। रमन जी को गिराकर तपन मीरा की ओर बढ़ा। मीरा देवी माँ के सामने खड़ी थी। उसने पलटकर देवी माँ की ओर देखा और जैसे देवी माँ उससे कह रही थी कि इस पापी का अंत कर दे, उसने क्षण भर में ही देवी माँ का त्रिशूल लिया और तेजी से अपनी ओर आ रहे तपन के पेट में दे दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि तपन भी समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। पेट में त्रिशूल लगते ही तपन आंखें फाड़कर मीरा को देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा माँ मीरा का रूप लेकर खड़ी हैं। मीरा के लंबे बाल खुलकर कमर तक आ गए थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। रंजीत भी वहां पहुंच गया था, पर उसके पहुंचने से पहले ही मीरा ने तपन के पेट में त्रिशूल दे दिया था। रंजीत ने वहां आकर मीरा को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत करने लगा। रंजीत ने भी मीरा को इस रूप में पहली बार देखा था। वो मीरा के लिए बहुत परेशान हो रहा था। रंजीत के प्यार से मीरा धीरे धीरे शांत हो गई। उसे आज पहली बार इतना गुस्सा आया था। तभी वहां गुरुजी भी आ गए और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी आ गया। गुरुजी ने रमन जी पर गंगा जल छिड़का तो रमन जी होश में आ गए। होश में आने पर उन्होंने देखा कि तपन के पेट में त्रिशूल लगा हुआ है और वो तड़प रहा है। कुछ देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर सागर ने तपन के सारे कुंडों को कपिल के आदमियों के साथ मिलकर पेट से बांध दिया था। रमन जी आंखें खोलकर उठकर बैठ गए। उन्होंने गुरुजी को देखा तो उनका आशीर्वाद लिया। मीरा और रंजीत ने भी उनके पांव छुए। रमन जी बोले, गुरुजी, आपने जो भविष्यवाणी की थी कि तपन का काल मीरा के हाथों लिखा है, आज वो सच हो गई। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तपन की मृत्यु इस बच्चे के हाथों ही होनी थी। ये विधि का विधान था जो होकर रहना था। इसको कोई नहीं टाल सकता था। इस बच्चे के मुख पर तेज है। ये स्वयं दुर्गा माँ का रूप है। इसके जीवन में जो कठिनाई आनी थी वो आ चुकी। अब बस एक कठिनाई और बाकी है, उसके बाद इसका जीवन सुख में बीतेगा। रमन जी बोले, हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं गुरुजी, और हम चाहते हैं कि आप कल भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त निकाल दें और ये पूजा भी आप स्वयं आकर करें। गुरुजी बोले, कल सुबह 10 बजे शुभ मुहूर्त है, मैं कल ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ये कहकर गुरुजी वहां से चले गए। जो बूढ़ा आदमी गुरुजी के साथ आया था वो लगभग 70-75 साल का था। वो बूढ़ा धीरे धीरे चलकर रमन जी के पास आ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। रमन जी ने उन्हें देखकर पूछा, आप कौन? वो बूढ़ा रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे, बूढ़ा जो हो गया हूँ, और ये दाढ़ी भी कितनी लंबी है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक अपने मालिक को देख नहीं लेता तब तक इस दाढ़ी को नहीं काटूंगा। मैं आपका नौकर, आपका खजांची। रमन जी खड़े होकर बोले, खजांची चाचा? बूढ़ा बोला, पहचान लिया आपने? रमन जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें हैरानी से देखकर बोले, खजांची चाचा, आप? ये आप किस हाल में हैं? हम आपको ढूंढने आपके घर भी गए थे पर आप वहां नहीं थे। खजांची जी बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ मालिक।
अब मैं ऊपर जाकर बड़े मालिक से बोल सकता हूँ कि उनसे किया वादा मैंने निभा दिया। रमन जी बोले, चाचा आप कैसी बातें कर रहे हैं? बरसों बाद तो मिले हैं। चाचा मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आपको देखकर। और नरेश वो कैसा है? और वो कैसे रहेगा आपके बिना? चाचा नरेश के भी तो बच्चे होंगे ना? खजांची जी रोने लगे। चाचा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे नरेश को मरे 20 साल हो गए, खजांची जी ने रोते हुए कहा। रमन जी ने हैरान परेशान होकर पूछा, क्या? लेकिन कैसे चाचा? आपको याद है ना मालिक, मैंने आपके कपड़े निकलवा कर अपने बेटे के कपड़े पहनवाए थे आपको। हमारे बेटे आपके घर के पहरेदार थे। उसके कपड़े हमने आपको पहनने को दिए ताकि कुछ टाइम मिल सके आपको इस शहर से बाहर जाने के लिए। जब तो तपन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में 1 साल बाद उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि आप मेरे बेटे के कपड़े पहनकर भागे थे। इसलिए उसने मेरे बेटे को मार दिया। मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं अपने बेटे की मौत के गम में तड़पता रहूं। रमन जी की आंख में आंसू आ गए। रमन जी ने खजांची चाचा को अपने गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोले, चाचा आपने मेरे लिए अपने बेटे की बलि दे दी। क्यों चाचा? चाचा मैं नरेश तो नहीं बन सकता, लेकिन आपका बेटा जरूर बन सकता हूँ। एक बाप ही अपने बेटे के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। क्या आप एक पिता बनकर मेरे सिर पर हाथ रखेंगे? खजांची चाचा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हामी भर ली। खजांची चाचा का रोना और तेज हो गया। रमन जी ने उन्हें चुप कराया और बोले, चाचा क्या आप अपनी पोती से नहीं मिलेंगे? ये मीरा है चाचा। मीर ने खजांची जी के पांव छुए तो खजांची जी ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया और फिर रमन जी मीरा से बोले, बेटा आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ खजांची चाचा की वजह से हूँ। आज आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सागर भी वहां आ गया था। रमनजीत तपन की लाश देखकर रंजीत से बोले, मैं नहीं चाहता कि इसकी लाश ऐसे ही लावारिस पड़ी रहे। इसका अंतिम संस्कार करवा देना। रंजीत बोला, अंकल आप मीरा को लेकर यहाँ से चलिए, हमारे हाथ में सब कर देंगे, ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सागर ने भी यही कहा। फिर रंजीत ने अपने आदमियों को सब कुछ समझा दिया और वह खुद रमन जी, मीरा, सागर और खजांची जी के साथ हवेली की ओर निकल गया। इधर रमन जी के मंदिर जाने के साथ ही अक्षत, रणविजय और कपिल हवेली के पीछे के रास्ते से हवेली के अंदर पहुंच चुके थे। ये रास्ता एक गोदाम में खुलता था, वहां कोई नहीं था। फिर वहीं से एक रास्ता था जो सीधे हवेली के अंदर जाता था, वहां भी कोई नहीं था। हवेली देखने में बहुत ही सुंदर थी। हर तरफ रेत कालीन नीचे बिछे हुए थे। बड़े बड़े विदेशी झूमर लगे हुए थे। वो सब हर जगह को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि तभी एक कमरे से आवाज आई। सब लोग छिप गए। एक आदमी बाहर आया तो अक्षत ने उसे बेहोश कर दिया। कपिल ने इशारा करके कहा कि वो बाहर जा रहा है, तुम दोनों यहाँ संभाल लो। अक्षत और रणविजय ने हाँ में गर्दन हिला दी। कपिल अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। रणविजय और अक्षत ने हवेली का नक्शा निकाला और तहखाना कहाँ है ये देखने लगे। वो तहखाने वाले कमरे के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां 2 आदमी थे। रणविजय और अक्षत ने उन दोनों आदमियों को ठिकाने लगा दिया और तहखाने का रास्ता ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें वो जगह मिल गई जो रमन जी ने बताई थी। वहां दीवार पर एक लकड़ी का चक्र सा लगा हुआ था, जिसे घुमाने पर एक दीवार खिसक गई और तहखाने का रास्ता खुल गया। वहां बहुत अंधेरा था। अक्षत और रणविजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तहखाने की सीढ़ियों से नीचे आने लगे। अक्षत बोला, लगता है यहाँ कोई नहीं है। इतने अंधेरे में कोई कैसे रह सकता है? रणविजय अक्षत के हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई उस तपन के गुंडे यहाँ पहरा दे रहे थे, मतलब इस तहखाने में कोई तो है। रणविजय और अक्षत धीरे धीरे नीचे आ गए और अपने मोबाइल की टॉर्च से चारों तरफ देखने लगे। अचानक उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो औरत रस्सियों से बंधी हुई थी। उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। जैसे ही उस औरत ने किसी के पैर के आने की आहट को अपने करीब आते सुना, वो चिल्लाते हुए बोली, पास मत आना मेरे, वरना मार डालूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रणविजय और अक्षत भागकर नंदिनी जी के पास आए और उनकी रस्सियां खोलते हुए बोले, माँ हम आपके बेटे हैं, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। नंदिनी जी शांत हो गई। वो दोनों उन्हें लेकर बाहर आ गए।
इधर कपिल ने अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर बाकी बचे गुंडों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। फिर उन सबको गाड़ी में भरकर अरिजीत के पास हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसे हवेली साफ होने का मैसेज कर दिया। अरिजीत ने उन गुंडों का इलाज भी शुरू कर दिया। इधर रंजीत भी रमन जी, मीरा और सागर के साथ हवेली पहुंच गया था। पूरी हवेली खाली हो चुकी थी। बरसों बाद अपनी हवेली में वापस आने पर रमन जी भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अक्षत और रणविजय नंदिनी जी को लेकर बाहर हॉल में आ गए। नंदिनी जी काफी कमजोर हो गई थी। बाहर आने पर उन्होंने अपनी आंखों को अपने एक हाथ से ढक लिया क्योंकि बाहर की रोशनी उनसे देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे बहुत देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने से रमन जी मीरा के साथ आते दिखे। रमन जी की भी नजर जब नंदिनी जी पर पड़ी तो वो भागकर उनके पास आए। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देखने लगे। दोनों की आंखों से नीर बह रहा था। आखिर बरसों बाद जो दोनों ने एक दूसरे को देखा था। भले ही दोनों एक दूसरे से दूर थे पर दोनों के दिल हमेशा एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। और आज जब दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो दोनों एक दूसरे को जी भरकर देख लेना चाहते थे। रमन जी ने नंदिनी जी को अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा रोने लगे। नंदिनी जी भी रो रही थी। उनको देखकर सबकी आंखें नम थी। मीरा तो बेतहाशा रो रही थी। फिर रमन जी नंदिनी जी से अलग हुए और बोले, नंदिनी, ये हमारी बेटी मीरा और इसके हाथों से उस पापी तपन का अंत हो गया है। नंदिनी जी ने मीरा को अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। वो मीरा को बेतहाशा चूमने लगी। उन दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर रमन जी बोले, नंदिनी, तुम्हें याद है ना कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था? हमारा दूसरा बच्चा मरा नहीं था, वो ठीक था। तपन के डर से उसे मैंने रागिनी को दे दिया था। फिर वो रणविजय को आगे करके बोले, ये मीरा का छोटा भाई रणविजय है। नंदिनी जी हैरानी से रणविजय को देखने लगी। रणविजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नंदिनी जी के गले लग गया। नंदिनी जी रणविजय को प्यार करते हुए बोले, मेरा बच्चा, मैं तो आज तक समझती रही कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पर भगवान ने आज मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। फिर रमन जी बोले, नंदिनी, ये अक्षत है, रागिनी का बेटा। रागिनी इस दुनिया से चली गई तो मैंने रणविजय के साथ साथ इसकी भी परवरिश की है। ये हमारा बड़ा बेटा है। हमारे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। फिर अक्षत भी नंदिनी जी के गले लग गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नंदिनी जी अक्षत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज भगवान ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया। फिर रंजीत बोला, आंटी, अब आप सबसे बाद में मिलिएगा, पहले आप हॉस्पिटल चलिए, पहले आपका चेकअप करना होगा। फिर रंजीत और मीरा नंदिनी आंटी को हॉस्पिटल ले गए। वहां नंदिनी जी के सारे टेस्ट किए गए। वो ठीक थी, बस कमजोर बहुत थी तो उन्हें पहले ग्लूकोज चढ़ाया गया। फिर उन्हें हवेली लाकर मीरा ने अपने हाथों से गर्म पानी से अच्छे से नहलाया। तपन किसी भी हाल में नंदिनी जी को मरने नहीं देना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने नंदिनी जी को सही से खाना नहीं दिया तो वो जल्दी ही मर जाएगी और जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो नंदिनी जी को सही खाना देता था और कभी कभी नहाने के लिए पानी और कपड़े भी भिजवा देता था ताकि नंदिनी जी को कोई बीमारी ना हो। इसलिए नंदिनी जी को कोई बीमारी नहीं थी, बस वो कमजोर हो गई थी। तपन ने सोच रखा था कि मेरा ना भी मिले, 22 साल बाद सारी जायदाद नंदिनी के नाम वापस आ जाएगी और वो नंदिनी से सारी जायदाद अपने नाम करवाकर नंदिनी को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन तब तक नंदिनी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, इसलिए ही वो ये सब करता था। पर 22 साल पूरे होने से पहले ही सबने नंदिनी जी को छुड़वा लिया। पर नंदिनी जी को मारने की आस रखने वाला तपन अब खुद मौत की नींद सो चुका था। कपिल के आदमियों ने तपन के गुंडों को भी अरिजीत के पास हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और तपन का जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया था और हवेली वापस लौट आए थे। रमन जी ने हवेली की साफ सफाई करवा दी। अक्षत और रणविजय, दुर्गा देवी जी, विद्या देवी जी, करुणा जी, जयंत जी, वीरेन जी और अनु को हवेली से ले आए थे। नंदिनी जी ने नहाकर अपनी खूबसूरत सिल्की की साड़ी पहन ली। अब वो पहले से बेहतर लग रही थी। वैसे भी उन्हें अपना सब कुछ वापस मिल गया था तो खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। मीरा नंदिनी जी को लेकर हॉल में आई तो रात हो चुकी थी। सब हॉल में ही बैठे थे।
रमन जी ने नंदिनी जी को सबसे मिलवाया और सबके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। नंदिनी जी को कावेरी और सुमेर जी के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में अपनी बहन बहनों की याद करके आंसू आ गए। नंदिनी जी ने उनका साथ देने के लिए सबको दिल से धन्यवाद कहा और विद्या देवी जी और वीरेन जी को मीरा को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए बहुत आभार जताया। उन्होंने विद्या जी और वीरेन जी को अपने साथ रहने के लिए मना लिया क्योंकि उनका मीरा पर हक है, तो मीरा के घर पर भी उनका उतना ही अधिकार है जितना उनका और रमन जी का है। मीरा ने भी उन्हें धमकी दे दी, अगर मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। उसकी धमकी सुनकर दादी माँ और वीरेन जी ने उनके साथ रहने के लिए हामी भर ली। खजांची जी ने हवेली के पुराने नौकर जो खाना बनाते थे उनको वापस बुला लिया। वो भी अब 50 साल के हो गए थे, पर खाना अब भी लाजवाब बनाते थे। वो अपने साथ अपने बेटे को भी ले आए थे। खजांची जी ने कुछ और वफादार नौकरों को भी हवेली में वापस बुला लिया। वो सब तो कब से अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहे थे। खजांची जी ने भी अपनी दाढ़ी कटवा ली थी और वो भी नहा धोकर काफी अच्छे लग रहे थे और फिर से हवेली का काम काज देख रहे थे। रात के समय खजांची जी ने खाना लगवा दिया और सब हवेली की विशाल टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। अरिजीत भी और डॉक्टर्स को सब समझाकर हवेली आ गया था और वो भी सबके साथ खाना खा रहा था। रमन जी ने अब सबके रहने का इंतजाम हवेली में ही करवा दिया था। मीरा के चेहरे पर काफी दिन के बाद आज खुशी दिखाई दी थी, जिसे देखकर रंजीत बेहोश था। उसकी नजरें बार बार मीरा पर जाकर ठहर जाती थी। खाना खाते समय सब आज जो भी हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। सबके साथ कपिल भी खुश होकर बात कर रहा था। सारे लड़कों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने कुणाल को भी अपनी सेक्रेटरी के साथ उदयपुर बुलवा लिया था। वो सुबह को फ्लाइट से उदयपुर आने वाला था। इस हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया। अगले दिन भूमि पूजन था तो सबको सुबह जल्दी उठना था। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज की रात बहुत सुकून की रात थी। नंदिनी जी और रमन जी ने बरसों बाद ये सुकून की रात देखी थी। बाकी सब भी आज खुश थे। आज का दिन इतना लंबा था कि सब थक गए थे, तो बिस्तर पर लेटते ही सबको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह एक सुकून भरी सुबह थी। सब जल्दी ही उठ गए और भूमि पूजन के लिए तैयार होने लगे। कुणाल भी हवेली पहुंच चुका था और सबसे मिलकर बहुत खुश था, खासकर दोनों दादी माँ से मिलकर। उसने एक ही घर में इतने सारे लोग पहली बार देखे थे तो वो बहुत खुश था। अब उसके 5 चाचू थे जो उसके साथ मस्ती कर रहे थे और उसे खूब हंसा रहे थे। सब बड़ों के बीच कुणाल भी एक खिलौने की तरह था। सब उसके साथ खेलना और बात करना चाहते थे। नंदिनी जी ने कुणाल को बहुत प्यार किया और उसके लिए बहुत सारे खिलौने मंगा कर दिए। फिर सब तैयार होकर भूमि पूजन के लिए लैंड पर पहुंच गए। खजांची जी ने वहां अच्छा बंदोबस्त करवा दिया था। काफी जगह में टेंट भी लगवा दिया था ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सके। गुरुजी भी सही समय पर पहुंच गए और शुभ मुहूर्त पर पूजा के बाद हॉस्पिटल के लिए पहली ईंट नंदिनी जी के हाथों से रखवाई गई। उसके बाद भंडारा शुरू हुआ और गरीबों में कपड़े बांटे गए। शाम के समय सब फ्री हुए और हवेली लौट आए। अगले दिन घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया गया। अगले दिन सब घूमने निकल गए। सागर अनु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था क्योंकि बाकी 5 लड़के उसके सारे प्लान्स को फेल कर रहे थे और उसे अपने साथ साथ लेकर घूम रहे थे। अक्षत, कपिल और रंजीत बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अरिजीत, रणविजय और सागर, वो तीनों भी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मीरा नंदिनी जी के साथ साथ थी क्योंकि वो अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहते थे। रंजीत की नजरें मीरा पर ही थी। कभी कभी दोनों की नजरें मिल जाती तो दोनों इधर उधर देखने लगते। इन सब के बीच उनके दिल की बात अभी तक दिल में ही थी। अब बस रंजीत को सही मौके का इंतजार था। सब दिन भर घूमकर रात को बाहर डिनर करके हवेली वापस लौट आए। सुबह को सबने दिल्ली वापस लौटना था तो सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। कपिल सुबह सवेरे नाश्ता करके सबसे मिलकर सबसे पहले निकल गया। उसके बाद जयंत जी, करुणा जी, दुर्गा देवी जी, रंजीत, अरिजीत और अनु, उन सब की टिकट्स फ्लाइट से बुक कर ली गई थी। विद्या देवी जी और वीरेन जी तो हवेली में ही रहने वाले थे। अब बाकी बची मीरा, उसका भी रंजीत ने टिकट बुक करा लिया था, पर वो अभी और यहीं रुकना चाहती थी। पर रंजीत को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था।
उसने मीरा के पास जाकर चुपके से कहा, मिस मीरा, आप पहले ही बहुत छुट्टी कर चुकी हैं और अब मैं आपको और ज्यादा छुट्टी नहीं दे सकता, तो आप भी हमारे साथ चलिए। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर अपने मन में बोली, ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। ये नहीं कह सकते कि मीरा, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, इसलिए तुम भी चलो। पर नहीं, इतनी सी बात कहने पर तो इनकी जबान घिस जाएगी, कयामत आ जाएगी, अकड़ू कहीं के। मेरा मन ही मन रणजीत को बुरा भला कहकर वहां से अपने कमरे में चली गई और अपनी पैकिंग शुरू कर दी। फिर सब लोग रमन जी, नंदिनी जी, विद्या देवी जी, वीरेन जी, अक्षत और रणवीर जी से विदा लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रंजीत की गाड़ी अक्षत ने अपने ड्राइवर से दिल्ली भिजवा दी। सब दिल्ली आ गए और अगले दिन से जयंत जी, रंजीत, मीरा और अरिजीत हॉस्पिटल चले गए। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। मीरा बहुत खुश थी। रंजीत किसी न किसी बहाने उसे रोज हॉस्पिटल अपने साथ ले जाता था। रंजीत और मीरा को साथ देखकर सब बहुत खुश थे। वो इस इंतजार में थे कि कब रंजीत मीरा के लिए घर में बात करेगा, पर रंजीत कुछ बोल ही नहीं रहा था। इधर मीरा भी उसकी इस बात से परेशान थी कि जब प्यार करते हैं तो कुछ बोलते क्यों नहीं। इसी तरह डॉक्टर अनूप और मिनल की शादी के दिन नजदीक आ गए। जैसा कि तय किया गया था कि उनकी सगाई ऋषिकेश और शादी दिल्ली से होगी, तो तय अनुसार लड़की वाले दिल्ली आ गए थे। मीरा मिनल की ओर से शादी अटेंड करने वाली थी, इसलिए वो मिनल का परिवार जिस होटल में ठहरा था वहां जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गई। रमन जी, नंदिनी जी, विद्या जी, बीरेन जी, अक्षत और रणवी जी बारात वाले दिन ही आने वाले थे। तैयार हो गई बेटा? करुणा जी ने मीरा को अपने लगेज के साथ नीचे आते हुए देखकर पूछा। जी आंटी जी, बस नाश्ते के बाद निकल जाऊंगी, मीरा ने करुणा जी की बात का जवाब दिया। ओके बेटा, तुमको अरिजीत छोड़, मैं छोड़ दूंगा। जयंत जी की बात पूरी होने से पहले ही रंजीत ने अपनी बात रख दी। रंजीत की बातें सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। जयंत जी करुणा जी की तरफ एकटक देखने लगे। करुणा जी ने अपने कंधे उचकाकर कुछ पता नहीं होने का इशारा किया। वो अनूप की शादी है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उसकी ओर से मुझे ही लड़की वालों का ध्यान रखने को कहा गया है, तो मीरा को छोड़ने के बहाने वहां की सारी व्यवस्था भी देख लूंगा। रंजीत ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहा। सबने बस एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद रंजीत गाड़ी में मीरा का वेट कर रहा था। मीरा गुस्से में आकर गाड़ी में बैठ गई। आपको मुझे छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं थी, मीरा रंजीत को बिना देखे बोली। गलत फहमी बहुत जल्दी हो जाती है आपको मिस मीरा, रंजीत मीरा की ओर झुकते हुए बोला। मीरा को लगा कि जैसे वो उसे किस करने वाला है और इसलिए मीरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। रंजीत उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा और आगे बढ़कर मीरा के सीट बेल्ट बांधकर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रंजीत के कुछ नहीं करने पर और गाड़ी स्टार्ट होते ही मीरा ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर रंजीत को देखा, जिस पर रंजीत मस्करी करते हुए मीरा से बोला। मैंने कहा था ना मिस मीरा, आपको गलतफहमी कुछ जल्दी ही हो जाती है। ये सुनकर मीरा चिढ़कर अपना मुंह बुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी और रंजीत को उसकी इस हरकत पर प्यार आ रहा था, पर अभी उसने अपने आप को रोक रखा था। रंजीत ने मीरा को उस होटल पहुंचा दिया जहां मीनल और उसकी फैमिली रुकी थी। मीनल के माता पिता रंजीत के पास आए तो रंजीत ने उनके पांव छुए और उनसे बातचीत करने लगा। उनसे बात करते हुए वो मीरा को ही देख रहा था और मीरा ये सब दूर मीनल के साथ खड़ी होकर देख रही थी। मीनल ने मीरा से पूछा, आंटी अंकल, दादी माँ, चाचू और दोनों भाई कब आने वाले हैं? मैं तो सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मीरा मुस्कुराते हुए बोली। सब बारात वाले दिन पहुंच जाएंगे। फिर मीनल ने मीरा को कोहनी मारकर छेड़ते हुए कहा, तो और बता, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी कि नहीं? कौन सी गाड़ी? मेरी कोई गाड़ी नहीं थी, मीरा मीनल को जवाब देकर आगे बढ़ गई। मीनल उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, चुप कर, महादेव ने जो तेरे व्हाइट शर्ट वाले से तुझे मिलवाया, उसने ही तेरी जान बचाई। तू उसी के घर पर जाकर रुकी, बार बार तेरा उससे सामना हुआ, तेरी हर मुसीबत के आगे वो चट्टान की तरह खड़ा रहा और तू कहती है कि तेरी कोई गाड़ी ही नहीं है। मीरा रुक गई और उदास होकर बोली, तो और क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन जब मैंने उन्हें डॉक्टर तनु के साथ देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तू क्या फालतू बातें कर रही है? देख, उनकी आंखों में सिर्फ तेरे लिए ही प्यार दिखता है। मीनल रंजीत की तरफ देखते हुए मीरा से बोली,
मीरा बिना कुछ कहे बस रंजीत को देखने लगी। रंजीत अभी भी उसे ही देख रहा था। रंजीत कुछ देर बाद मिनल के पिताजी से बात करके निकल गया। मीरा और मिनल मिनल के कमरे में चले गए। मिनल अभी भी मीरा से पूछ रही थी, क्या हुआ तुझे, कुछ बताएगी? तू मुझे नहीं बताएगी कि तेरे मन में क्या चल रहा है? मीरा बेड पर बैठते हुए बोली, मिनल, मैं कोई गलतफहमी में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे यह नहीं पता कि वो भी मुझे चाहते हैं या नहीं। उस दिन मैं अनु के कहने पर अपने दिल की बात बताने तो गई थी, पर मैंने उन्हें डॉक्टर तनु के साथ देखा था। यह कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। मीनल मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हो सकता है वो तेरी गलत फहमी हो। हर बार आंखों का देखा सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। माना हर बार आंखों का देखा सही नहीं होता, पर आजकल जो उनकी हरकतें हैं उसका क्या? मीरा गुस्से में बेड से उठकर आगे बढ़कर एक कुर्सी पकड़कर मीनल की तरफ मुंह करके खड़ी होते हुए बोली, ऐसा भी क्या कर दिया रंजीत जी ने जो तू उन पर इतना गुस्सा है? उनकी छोड़, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तेरी शादी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये कहकर मीरा ने अपनी आंखों में आंसू लिए मीनल को पकड़कर मुस्कुरा दिया और मीनल को छेड़ते हुए बोली, अब तू बता तेरे वाले वो कैसे हैं? वो तो बिल्कुल पोंगा पंडित है। ये कहकर मीरा और मीनल दोनों हंसने लगी और दोनों सहेलियां आपस में बात करने लगी। बेयू, रंजीत के घर में घुसते ही अनु ने रंजीत को आवाज लगाई। रंजीत बोला, हाँ अनु बोल। अनु बोली, भैयू, आपने मीरा दी को अपने दिल की बात बताई? रंजीत बोला, नहीं बताई। अनु चौंक कर बोली, नहीं बताई, पर क्यों भैयू? रंजीत बोला, बस उसे थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, पर वो उसे अपने अंदर दबा रही है। बस मैं चाहता हूँ वो अपने आप कबूल कर ले कि वो मुझे प्यार करती है। मैं नहीं चाहता कि जब मैं उसे अपने दिल की बात बताऊँ तब उसे बुरा लगे। मैं उसके दिल का हाल पढ़ना चाहता हूँ। मैं हर वक्त उससे प्यार जता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे दिल का हाल दिल की जुबान से ही समझे वो। रंजीत की बात सुनकर अनु अड़ते हुए बोली, पर भैया आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी सगाई के पहले मीरा दी को अपने दिल की बात साफ साफ बता देंगे, कोई गोल गोल बात नहीं घुमाएंगे। यह कहकर रंजीत ने अनु को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन की आंखें नम हो गई। अगले दिन मीनल की हल्दी थी। लड़के और लड़की दोनों साइड के लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। रंजीत ने पीले रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहना था, तो वहीं मीरा ने पीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी थी। अनूप की तरफ से हल्दी मिनल तक पहुंचाने का जिम्मा रंजीत ने उठाया था। मीरा, देखना कितने काम है, और इन लोगों ने देखा कैसा काम किया है। देख लाइट्स कैसे फूलों की लड़ियों में उलझी हुई है, कहीं गिर न जाए। तू ना किसी को बुलाकर इसे बस ठीक करवा दे। मीनल की माँ गेट के पास लाइट्स और फूलों की लड़ियों को दिखाकर मीरा से कह रही थी, क्योंकि वो ठीक से लगी नहीं थी और किसी पे वक्त गिर सकती थी। चाची, आप चिंता मत करिए, आप उधर रस्में देखिए, ये मैं करवाती हूँ। ये कहकर मीनल ने मीरा की माँ को निश्चित करते हुए इधर उधर देखा। उसे आसपास सारे लोग बिजी ही दिखाई दे रहे थे। छोटा सा तो काम है, यही सोचकर वो अपनी साड़ी कमर में बांधकर खुद ही सीढ़ी पर चढ़कर करने लगी। रंजीत उसी वक्त मीनल के लिए अनूप की हल्दी लिए हॉल में दाखिल हो रहा था। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो अपनी साड़ी को कमर में बांधे अपने दोनों हाथ ऊपर किए लड़ियां सुलझा रही थी। पीली साड़ी में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। बालों का जोड़ा और उसमें से निकली दो लटें उसके गालों पर आकर उसके गालों के साथ खेल रही थी। उसके गुलाबी होंठ और हाथों में खनकती चूड़ियां। रंजीत की नजर अब मीरा के हाथों से होती हुई उसकी कमर पर टिक गई थी। रंजीत मीरा की कमर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने अपने पास खड़े अनूप के छोटे भाई को हल्दी ले जाने को कहा और खुद वहीं खड़े होकर मीरा को निहारने लगा। लड़ियां सुलझाते सुलझाते मीरा की नजर रंजीत पर गई, जो उसे ही एक टक निहार रहा था। रंजीत की नजर जैसे ही मीरा से मिली, उसने मीरा को उसकी कमर की तरफ इशारा किया और फिर उसे देखकर आंख मार कर मुस्कुरा दिया। मीरा रंजीत की ऐसी हरकत से हड़बड़ा गई और लड़ियों सहित नीचे गिरने लगी। खुद को नीचे गिरता देखकर मीरा ने आंखें बंद कर ली, पर वो नीचे नहीं गिरी। उसे लगा कि जैसे उसे किसी ने थाम लिया है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो रंजीत की बाहों में थी और रंजीत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
पहले तो खुद को रंजीत की बाहों में और फिर उसके बाद उसकी ऐसी हरकत देखकर मीरा पूरी तरह से हैरान थी। वो उसे देखे जा रही थी और रंजीत सामने से आती आंटी जी को देखकर बोला, देखिए ना आंटी जी, जो काम इससे नहीं होता उसे नहीं करना चाहिए ना। अगर अभी गिर जाती तो। मीरा तो रंजीत का ये रूप देखकर हैरान थी। पहले तो वो सब हरकतें और अब ये सफाई से झूठ। ये देखकर मीरा की आंखें फैल गई। वो ऐसे रंजीत से पहली बार मिल रही थी। मीरा गुस्से में बोली, अरे मैं गिरती नहीं, वो तो आपने। मैंने मैंने क्या किया? बोलो। रंजीत मीरा के आगे बोलने से ही पहले भोला सा मुंह बनाकर बोल उठा। मीरा ये कह नहीं पाई कि अभी उसके साथ क्या हुआ और वो क्यों गिरी। आंटी बोली, मीरा बेटा, मैंने तुझे खुद काम करने को नहीं कहा था, बल्कि करवाने को कहा था। ये लड़की भी ना। ये कहते हुए मीनल की माँ दूसरे काम देखने चली गई। रंजीत मीरा को अभी भी गोद में लिए खड़े था। मीरा उसे घूर कर बोली, आप मुझे नीचे उतारेंगे? मीरा रंजीत के इस साफ झूठ कहने पर गुस्से में आग बबूला थी। रंजीत ने उसे नीचे उतार दिया। मीरा ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो रंजीत उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए एक बार फिर आंख मारकर आगे बढ़ गया। मीरा एक बार फिर सकपका गई। आखिर इन्हें हुआ क्या है? जी कर रहा है कि इन्हें अभी जमाल घोटा दे दूं, सारी हरकतें खुद ही बंद हो जाएंगी। ये कहकर मीरा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मीरा और रंजीत की ये जुगलबंदी दूर खड़े मीनल, अनु और सागर देख रहे थे और उनकी ये जुगलबंदी देखकर उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मीनल को अनूप के नाम की हल्दी लगनी शुरू हो चुकी थी। सब खुश थे। रंजीत वहीं कोने में खड़े होकर अपने दोनों हाथ बांधे बस मीरा को देखे जा रहा था। तभी मीनल की माँ को कुछ याद आया और वो अंदर जाने लगी। मीरा उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ आंटी? मीरा, मैंने मीनल के कपड़े तैयार नहीं किए। हल्दी के बाद वो चेंज क्या करेगी? अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनल की माँ ने मीरा से कहा। आंटी, आप यहाँ मीनल के पास रुकिए, मैं देखती हूँ। ये कहकर मीरा मीनल के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ी, रंजीत अपने हाथ में हल्दी लेकर मीरा के पास से गुजरा और उसकी खुली कमर पर अपने हाथों से हल्के से हल्दी लगा दी। मीरा उसकी इस हरकत पर अवाक थी। वो उसे आज शौक पर शौक दिए जा रहा था। रंजीत की इस हरकत पर वो कुछ देर वहीं मूर्ति बनी खड़ी रही। अरे मीरा, तू अभी तक गई नहीं, जल्दी जा। ये लड़की मीना। मीनल की माँ की आवाज से मीरा होश में आई और वो जल्दी से मीनल के कमरे की तरफ बढ़ गई। हल्दी की रस्म बाहर गार्डन में हो रही थी। मीरा जब मीनल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी तब उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई उसके पीछे आ रहा है। अचानक उसे राज वाला वाक्य याद आ गया। वो डर से सिहर उठी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में खींच लिया। अभी उसकी चीख निकलने वाली ही थी कि उसने देखा सामने रंजीत था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई और है। रंजीत को देखते ही मीरा रिलैक्स हो गई और अचानक उसके मुंह से निकल गया, कोई और होता तो उससे डर लगता, मुझसे नहीं लगता है। ऐसा क्यों? रंजीत उसके करीब आता हुआ बोला। मैंने ऐसा नहीं कहा। मीरा नजरें इधर उधर करते हुए बोली। रंजीत बोला, तो मुझसे भी डर लगता है। ये कहकर रंजीत उससे दूर हो गया। मीरा चुप थी तो रंजीत बोला, अगर मुझसे डर लगता है तो फिर मुझे देखकर शोर क्यों नहीं मचाया? और जब मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो कुछ बोली क्यों नहीं? मुझे देखकर रिलैक्स क्यों हो गई? मेरी इस हरकत पर कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मीरा अपनी नजरें नीचे करके बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती थी? क्यों? मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? कहीं मेरा परेशान करना तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा? रंजीत मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला। वो मैं। मीरा रंजीत की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। रंजीत बिना कुछ कहे मीरा के करीब आया और एक हल्दी की कटोरी जो वो पहले से ही लाया था उसमें से हाथ में हल्दी लेकर उसके करीब आया तो मीरा रंजीत को हल्का सा धक्का देकर उससे नजर चुराकर जाने लगी, जैसे कि वो उसकी नजरों में उसके लिए प्यार देख लेगा। रंजीत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खुद के करीब कर लिया और फिर अपनी हल्दी से सने हाथ से मीरा की खुली कमर को पकड़ लिया। रंजीत के हाथ ने मीरा की कमर को जैसे ही छुआ, मीरा के शरीर में एक सिरहन सी तोड़ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रंजीत उसके खूबसूरत चेहरे को बड़े प्यार से देख रहा था।
वो उसके और करीब आकर उसके कानों में धीरे से बोला, आज रात टेरिस पर इंतजार करूंगा, भरोसा है मुझ पर तो जरूर आऊंगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मेरा बस वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद मीनल जब नहाने के लिए अपने कमरे में आई तो मीरा को दीवार से ऐसे खोए हुए टिके देखकर वो परेशान हो गई। उसने मीरा की ऐसी हालत देखकर जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और भागकर मीरा के पास आई। मीनल ने मीरा का हाथ पकड़कर पूछा, मीरा क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना? मीनल की आवाज सुनकर मीरा की चेतना टूटी और वो मीनल को देखकर उसके गले लग गई। मीनल ने फिर से पूछा, मीरा कुछ हुआ क्या? मीरा बस मीनल के गले लगकर यही कह पाई। मीनल घबराकर बोली, अब कुछ बोलेगी या मेरी जान लेकर रहेगी? मीनल की ऐसी बातें सुनकर मीरा झटके से उससे अलग हुई और बोली, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मीनल ने मीरा को गौर से देखा तो उसे मीरा के रंग उड़े हुए तो दिखे, पर साथ में वो मीरा के चेहरे पर एक शर्म की हया भी देख रही थी। तभी उसकी नजर मीरा की कमर पर गई जिस पर हल्दी लगी थी। अब मीनल को माजरा कुछ कुछ समझ में आ गया। कहीं तुझे किसी ने तंग तो नहीं किया? रुक, मैं अभी सागर से कहकर उसकी खबर लेती हूँ। वो मीरा के मन को टटोलने के ख्याल से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रंजीत सर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतनी सी बात है, सागर को क्या बताना? मीरा हड़बड़ाते हुए बोली, पर मैंने कब कहा कि रंजीत सर ने कुछ किया है? यानी कुछ किया है क्या? मीनल ने अपने कंधे से मीरा के कंधे को टकराते हुए उसे छेड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू जाकर तैयार हो जा। मीरा उसे ऑलमोस्ट बाथरूम के अंदर घुसाते हुए बोली। मीनल बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर फिर से एक बार मीरा को आवाज देते हुए बोली, पर बता तो सही, हुआ क्या? उन्होंने किया क्या? मीरा एक कुशन उठाकर मीनल की तरफ फेंकते हुए बोली, तू अपनी सोच, यही सवाल मैं तुझसे 2 दिन बाद पूछूंगी। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। रंजीत के इस तरह छेड़ने से जहां मीरा हैरान थी, वहीं रंजीत का उसे इस तरह तंग करना कहीं न कहीं उसे पसंद भी आ रहा था। मीरा को अब रात होने का इंतजार था। आखिर ऐसे क्यों रंजीत ने उसे अकेले छत पर बुलाया है? ये सोचकर उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। भरोसा भरोसा तो मुझे खुद से ज्यादा उन पर है। महादेव, कहीं मेरा दिल जो सोच रहा है वही तो नहीं होने वाला है। ये मन ही मन सोचकर मीरा का मन बेचैन होता जा रहा था। रात हो चुकी थी। सबके सोने के बाद मीरा दबे पांव जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर गई। छत पर काफी अंधेरा था, उसे कोई नजर नहीं आया। वो छत पर इधर उधर देखने लगी पर कोई नहीं था। शायद मैं ही पहले आ गई, थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। ये सोचकर जैसे ही वो पलटी किसी से टकरा गई। अंधेरे में भी वो रंजीत की खुशबू से समझ गई थी कि ये रंजीत है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तो भरोसा है तुम्हें मुझ पर, तभी तो सबसे चोरी छुपे मुझसे मिलने आई हो। रंजीत उसके करीब ही खड़े होकर उससे बोला तो उसने अंधेरे में भी शर्मा कर अपनी नजरें नीची कर ली। अब जब भरोसा है तो चलो। ये कहकर रंजीत उसे छत से नीचे ले आया और सबसे छुपते छुपाते होटल से बाहर ले गया। पर हम कहाँ? मीरा ने पूछने की कोशिश की तो रंजीत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर मीरा चुप होकर उसके साथ चल दी। रंजीत मीरा को दिल्ली में थोड़ी दूरी पर ऐसी जगह ले गया जहां का नजारा देखकर मीरा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने एक छोटा सा तालाब था और उसके पास खूबसूरत लाइट्स के साथ एक डेकोरेशन किया गया था। वहीं खूबसूरत पर्दों के साथ उसके बीच में 2 कुर्सी और एक टेबल रखा हुआ था। इतनी छोटी सी जगह, वो भी ऊंचाई पर। डेकोरेशन ऐसा था जैसे तारों के बीच एक छोटा सा आशियाना बसाया गया हो। मेरा मदहोश थी बस रंजीत के पीछे पड़ गई। वो दोनों उस आशियाने में चले गए। मेरा उसमें खो सी गई। तभी रंजीत मीरा के पास आ गया। अभी दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। तुम्हें डर नहीं लगा? रंजीत ने मीरा से उसके करीब आते हुए पूछा। मीरा बोली, नहीं। रंजीत ने पूछा, क्यों? भरोसा है आप पर, मीरा ने पहली बार रंजीत की आंखों में देखते हुए कहा। तो क्या ये भरोसा जिंदगी भर रख पाओगी? रंजीत ने भी उसी अंदाज में मीरा की आंखों में झांकते हुए पूछा। मीरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। रंजीत ने उसके और पास आते हुए पूछा, बहुत तंग किया है तुम्हें? बुरा तो नहीं लगा? मीरा ने शर्माते हुए ना में सिर हिला दिया। तो क्या मुझे जिंदगी भर तंग करने का अधिकार दोगी? रंजीत की इस बात पर मीरा ने शर्म से रंजीत से मुंह फेर लिया। रंजीत मीरा के करीब आकर बोला, मीरा, आई लव यू।
शायद तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अपने दिल को बहुत रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाया। बस तुम्हारी ओर खींचता ही चला गया। जब कोई भी तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। शायद मैं खुद के जज्बात को ही समझ नहीं पा रहा था। पर जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे पता नहीं कैसी बेचैनी होने लगी, और उस बेचैनी को चैन तुम्हें देखने के बाद ही मिल पाया। मीरा, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा चैन सुकून बनकर रहोगी? मीरा रंजीत से मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसकी धड़कन बेतहाशा भर चुकी थी। कुछ बोलो मीरा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए? अगर नहीं भी है तो इस बार मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा और तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊं उससे पहले कि रंजीत आगे कुछ कह पाता। मीरा ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू। यह सुनकर रंजीत बस मीरा को देखता ही रह गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी रंजीत ने मीरा के हाथ, जो अब भी रंजीत के मुंह पर थे, उसे चूम लिया। रंजीत की इस हरकत पर मीरा ने अपना हाथ पीछे लेना चाहा तो रंजीत ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे चूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। मीरा शर्माकर पीछे मुड़ गई। रंजीत धीरे से उसके करीब आकर पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसके करीब आया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिकाकर पूछा, मैंने तो बता दिया कि मैं तुम्हें कब से चाहने लगा। अब तुम भी बता दो कि तुम मुझे कब से चाहने लगी थी। जब मैंने आपको देखा भी नहीं था तब से। मीरा की इस बात पर रंजीत एक झटके से अपना चेहरा मीरा के कंधे से हटाते हुए बोला, मतलब जब आपने डूबने से मेरी जान बचाई थी तब से। मैंने उस वक्त आपको देखा नहीं था, पर आपको पीछे से जाते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा आपसे कुछ कनेक्शन जुड़ गया है, जैसे महादेव ने आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भेजा है। शायद तब से ही मैं आपको चाहने लगी थी। पर आप बताइए कि मैंने जब आपसे उस दिन पूछा कि क्या उस दिन व्हाइट शर्ट में आप थे तो आपने मना क्यों किया? मीरा ने रंजीत से गुस्सा होने का नाटक करते हुए पूछा, क्योंकि मैं तब खुद को इन आंखों में डूबने से बचाना चाहता था। रंजीत ने मीरा को कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे बड़े इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला। मीरा भी रंजीत की बात सुनकर उसकी आंखों में खोने लगी। रंजीत मीरा को देखते हुए उसकी ओर झुकने लगा। अचानक मीरा उसे धक्का देकर भागने को ही कि रंजीत ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। मीरा शर्म से सिकुड़ गई। अब और नहीं मीरा, अब मैं खुद से तुमको दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। वैसे भी हम एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने में पहले ही काफी देर कर चुके हैं, पर अब और नहीं। ये सुनकर मीरा भी रंजीत के पास आकर उसके गले लग गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को थामे खड़े रहे। फिर रंजीत मीरा को ले जाकर उस तालाब के किनारे बैठ गया। मीरा रंजीत की बाहें थामे उसके कंधे पर अपना सिर रखे कहीं खोई हुई थी। मीरा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। रंजीत मीरा को कंधे से पकड़ते हुए बोला, अच्छा जी, पहले तो बड़े रूठ बने फिरते थे। मिस मीरा, आपको ये करना चाहिए। मिस मीरा, आपने ये क्यों नहीं किया? खड़ूस कहेंगे। मीरा ये रंजीत की नकल करते हुए बोली, अच्छा जी, पहले तो बड़े रूठ बने फिरते थे। मिस मीरा, आपको ये करना चाहिए। मिस मीरा, आपने ये क्यों नहीं किया? खड़ूस कहेंगे। मीरा ये रंजीत की नकल उतारते हुए बोल रही थी। तो और क्या, और अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो किसी लड़की के बस का नहीं है आप जैसे खड़ूस को झेलना। अच्छा रुको, अभी बताता हूँ। ये कहते हुए रंजीत जैसे ही मीरा की ओर लपका, मीरा सर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। मीरा की बच्ची, मैं खड़ूस, अभी बताता हूँ। और रंजीत मीरा के पीछे पीछे भाग रहा था। अच्छा बाबा सॉरी, मीरा कान पकड़ते हुए बोली। और रंजीत उसके पास आकर उसका हाथ उसके कान से नीचे करते हुए बोला, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें हर बार तकलीफ देने के लिए। सॉरी मीरा। मीरा बोली, नहीं, अब कोई किसी को सॉरी नहीं कहेगा। ये कहकर दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। रात काफी हो चुकी थी। मीरा और रंजीत एक दूसरे में ही खोए हुए थे। रंजीत मीरा की गोद में लेटा था और मीरा उसका सिर सहला रही थी। दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा बोली, रंजीत सुबह होने वाली है, अब चलें। रंजीत मीरा की बात सुनकर खड़ा हो गया और दोनों सबके जागने से पहले ही होटल वापस अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगे, पर दोनों में से नींद किसी को भी नहीं आई।
काफी देर बाद ही सही रंजीत और मीरा ने अपना प्यार कन्फेस तो किया। छोटी छोटी गलतफहमियां हम सब के रिश्तों में दूरी ला सकती हैं, जैसे गलतफहमियों ने मीरा और रंजीत के रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी थी, जबकि दोनों को एक दूसरे से प्यार पहले दिन से ही था। आज रंजीत और मीरा की प्यार की पहली सुबह थी। आज की सुबह में कुछ नया तो था नहीं, पर फिर भी दोनों को सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दोनों खुद में ही बहुत खुश थे। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खिली हुई हो। तेरे तो रंग ही बदले बदले से लग रहे हैं, क्या चल रहा है? मिलन ने मीरा के बदले हुए अंदाज देखकर पूछा। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी है, बस इसलिए खुश हूँ। मीरा ने मिनल की बात टालते हुए थोड़ा अकड़ कर कहा। अच्छा बच्चों, मुझसे होशियारी, कुछ तो चल रहा है। मिनल ने कुछ सोचा, फिर बोली। मीरा, आज तो कुछ जल्दी ही उठ गई। मीरा हड़बड़ाते हुए बोली। हाँ वो सवेरे में बहुत काम है, बहुत कुछ अरेंज करना है। मैं सुबह से तेरे लिए भाग दौड़ कर रही हूँ और तू मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है। अब चल जल्दी से रेडी हो जा, आज मेहंदी और संगीत दोनों हैं। मेहंदी वाली आने वाली होगी। मीरा अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए ये कहकर वहां से चली गई। कॉरिडोर में आते ही पहले मीरा ने इधर उधर देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बाल बाल बची, वरना मिनल को सब पता चल जाता और फिर वो मुझे छेड़ती रहती। नीचे मेहंदी वाली आ गई थी। सारी औरतें मेहंदी लगाने में व्यस्त थी और उनके पति उनको चाय पानी और नाश्ता सर्व करने में। मेहंदी के साथ संगीत का भी कार्यक्रम चलने वाला था। उसके साथ साथ मजाक मस्ती का भी कार्यक्रम चल रहा था। सभी फुल ऑन मस्ती के मोड में थे। अभी सारी औरतें मेहंदी लगाने में व्यस्त थी कि मीरा के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। मीरा मिनल के पास बैठी थी। मैसेज देखते ही वो कुछ बहाना बनाकर वहां से चली गई। वो अभी कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि फिर से किसी ने उसका हाथ खींचा और वो फिर से रंजीत की बाहों में थी। क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिनल को शक हो गया है, अगर कोई आ गया तो। मेरा हड़बड़ाते हुए रंजीत से कहे जा रही थी। मिनल ने येलो और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन का लहंगा पहन रखा था। रंजीत काफी इंटेंस नजरों से मीरा को देख रहा था। मीरा को इस तरह नॉन स्टॉप बोलते देखकर उसने अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रख दी। इस तरह अचानक से रंजीत के ऐसा करने से मीरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो चुप हो गई। तब रंजीत ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसका हाथ अपने हाथों में ले उसके हाथों पर आर लिख दिया। मीरा ने ये देखा तो वो रंजीत की आंखों में देखने लगी। लो, तुम्हारे हाथों में अब मेरे नाम की मेहंदी लग गई है। रंजीत ने भी मीरा की आंखों में देखते हुए काफी रोमांटिक अंदाज में कहा। अभी दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि किसी की आवाज आई। मुझे तो पहले पता था कि कोई तो खिचड़ी पक रही है। रंजीत और मीरा ने जब आवाज की तरफ देखा तो दरवाजे पर मिनल, अनु और सागर खड़े थे। ठीक कह रही हो मिनल दी, अब इतनी टेस्टी खिचड़ी पक रही हो और खुशबू हमारे पास ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? अनु ने भी रंजीत और मीरा की फिरकी लेते हुए कहा। उन तीनों को ऐसे देखकर मीरा और रंजीत जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ काम से आई थी। मीरा ने नजरें नीची करके बहाना किया। हाँ भाई, कुछ काम से आई थी और बेचारे के हाथों में मेहंदी लग गई। जब मीरा को कोई बहाना काम नहीं किया तो वो शर्माते हुए जल्दी से नीचे की ओर भागी और भागते हुए करुणा जी से टकरा गई। संभल कर बेटा, गिर जाएगी। करुणा जी ने मीरा को संभालते हुए कहा। मैं ठीक हूँ आंटी, मीरा ने कहा और अपने बाल अपने कान के पीछे करते हुए नीचे चली गई। बस इतनी ही देर में करुणा जी ने मीरा की आंखों में वो हया देख ली थी। मीरा के जाने के बाद सब रंजीत को देख रहे थे, पर किसी को उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और इसी बात का रंजीत ने फायदा उठाया और सबको घूरते हुए बोला। क्या, चलो हटो, मुझे बहुत काम है। ये कहते हुए वो अपने कुर्ते की बाजू मोड़ते हुए आराम से कमरे से बाहर निकल आया। इधर मीरा के ऐसे हड़बड़ी में भागने और उसके चेहरे की हया देखकर जब करुणा जी ने अपनी नजरें ऊपर की ओर घुमाई तो उन्होंने अपने कुर्ते की बाजुओं को मोड़ता हुआ अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए रंजीत को आते देखा। रंजीत को इस तरह मुस्कुराते देखकर उन्होंने तुरंत ही दूर से ही उसकी बलैया ले ली। अब कुछ कुछ माशरा करुणा जी को भी समझ आ चुका था और उन्हें जो समझ आ रहा था अगर सच में ही ऐसा ही है तो करुणा जी इस बात से काफी खुश थी। करुणा जी तो शुरू से ही मीरा को पसंद करती थी।
बस किसी भी तरह मीरा उनकी बहू बन जाए। अब तो करुणा जी की दिल से यही इच्छा थी। आगे क्या होगा मीरा और रंजीत के बारे में? जब मीरा के घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर राज कहीं कोई और षड्यंत्र तो नहीं कर रहा? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।